हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको 12th के सिलेबस की चर्चा करने वाला हूं कि 12th में हमारा जो बायो का सिलेबस है उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और हम नए तरीके से यानी कि दोबारा हम 12th की बायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 से अंतिम चैप्टर तक यानी 13वें चैप्टर जो तक है वहाँ तक हम इसको पूरी कवर करने वाले हैं यूट्यूब पर, और आप सभी के लिए ये फ्री क्लासेज होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्री क्लासेज हैं वो आपके लिए यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगी हमेशा के लिए। आप कभी भी इसको कितनी ही बार अनलिमिटेड रूप से देख सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये खबर हो कि सर के द्वारा यहाँ पर बायोलॉजी जो है वो फ्री ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ाई जा रही है, ताकि आपको भी इसका फ़ायदा मिल सके और आपके जो साथी हैं, दोस्त हैं, अन्य बच्चे हैं, उन तक भी इसको पहुँचाएँ ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 12th बायोलॉजी का जो सिलेबस है, 12th बायोलॉजी का जो NCERT का जो अपना सिलेबस है, इस सिलेबस के बारे में बच्चों हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको हमें पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर हट गए हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमें पता है कि हमारे पास सबसे पहले यूनिट नंबर आती है जिसका नाम होता है बच्चों यूनिट नंबर 6। कौन सी यूनिट है बच्चों? 12th में यूनिट नंबर 6, यानी कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 जो हैं, पहली यूनिट से 5वीं यूनिट तक जो है वो कहाँ है बच्चों? हमारे 11th में है। और चैप्टर जो यूनिट नंबर 6 है वहाँ से लेकर 10 जो यूनिट है वहाँ तक का जो है वो 12th बायो में है। तो यूनिट नंबर 6 है जिसका नाम है हमारा जनन, रिप्रोडक्शन। क्या नाम बच्चों? जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। इस यूनिट में बच्चों हमारे पास टोटल जो थे वो चैप्टर 4 थे, लेकिन इनमें से पहला चैप्टर हट गया है। तो वर्तमान में जो चैप्टरों की संख्या है वो कितनी है? नई NCERT में 3 है। पहला चैप्टर हट गया है यानी कि दूसरा चैप्टर है, यानी कि मैं उसको पहला लिख सकता हूँ, और उसका नाम है बच्चों पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। क्या है बच्चों? पुष्पीय पादपों में, कौन से पादपों में बच्चों? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन या लैंगिक प्रजनन। ये हमारी 12th बायोलॉजी का बच्चों पहला चैप्टर है। पुष्पीय पादपों में या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पीय पादप किसे कहते हैं, क्या है, पुष्प क्यों उत्पन्न करते हैं, पुष्प डेफिनेशन क्या है, फ्लोरिकल्चर क्या है, पुष्प में वो कौन सी संरचना है जो जनन में भाग लेती है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में बच्चों। ठीक। दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा मानव जनन। मानव जनन यानी कि इसमें हम मानव में, ह्यूमन बीइंग जो है उनमें जनन किस प्रकार होता है, कौन सा जनन होता है, किस प्रकार युग्मकों का यानी कि शुक्राणुओं का, अंडाणुओं का निर्माण होता है, किस प्रकार किस स्थान पर ये जो युग्मक हैं वो मिलते हैं, कौन सा विभाजन होता है, किस प्रकार से हार्मोनों का कंट्रोल होता है, इस सब के बारे में हम बच्चों बात करेंगे। ठीक। और तीसरा जो चैप्टर है बच्चों वो है हमारा मानव जनन स्वास्थ्य, या हम सीधा लिख सकते हैं जनन स्वास्थ्य या मानव जनन स्वास्थ्य। स्पेशली हम इसको हटा भी सकते हैं बच्चों, हम केवल इतना लिख सकते हैं जनन स्वास्थ्य, यानी कि जनन का जो स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन से लाभ हैं, हानि है, इस सब के बारे में बात करेंगे। ART आर्टिफिशियल जो संरचनाएं हैं हमारे पास, जो आर्टिफिशियल तरीके से यानी कृत्रिम रूप से जो मानव के लिए जो निसंतान दंपत्ति हैं उनके लिए फ़ायदे के लिए या उन्हें संतान उत्पत्ति के लिए कौन कौन सी जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी, वो कौन कौन सी है, इन सब के बारे में बात करेंगे हम। इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ना, गिफ्ट, इन सब के बारे में बच्चों इसमें बात करेंगे, और परिवार नियोजन के बारे में बात करेंगे। ठीक। तो पहली जो यूनिट है बच्चों, जो यूनिट नंबर 6 है हमारी 12th बायोलॉजी के लिए पहली है, और ओवरऑल अगर बायो की देखा जाए तो वो यूनिट नंबर 6 है। इसमें हमारे बच्चों पहली यूनिट में 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जो है वो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है या लैंगिक प्रजनन है, मानव स्वास्थ्य है और जनन स्वास्थ्य है, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। इसके बाद बच्चों हमारे पास आती है यूनिट नंबर 6 के बाद 7th, और हमारी जो 7th यूनिट है इसका नाम है बच्चों आनुवंशिकी एवं विकास। आनुवंशिकी एवं विकास यानी कि हमें जेनेटिक्स की बात करनी है, और विकास यानी कि हमें एवोल्यूशन की बात करनी है। जेनेटिक्स और एवोल्यूशन, हमें 2 चीज़ों पर फोकस करना है। हमें जेनेटिक्स पढ़नी है
और फिर उसके बाद हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बाद एवोल्यूशन की यानी विकास की या उद्विकास कह सकते हैं। अब बच्चों इसमें भी हमारे पास कितने चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर जो 4 है बच्चों वो है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत है ना बच्चों। हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, उसकी लॉज कौन कौन से हैं, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया, मेंडल ने मटर पर ही क्यों प्रयोग किया, और मेंडल ने कौन कौन से जो अपने 3 नियम थे वो कौन कौन से दिए थे, सह प्रभाविता क्या है, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, लिंग सहलग्नता क्या है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, इन सब के बारे में बच्चों हम इसमें बात करेंगे। टी.एच. मॉर्गन का प्रयोग देखेंगे, है ना। तो ये सारे हम इसमें सिद्धांत देखेंगे। तो वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इसी प्रकार अगला जो चैप्टर है बच्चों है वो है वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार ये है बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 5। ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार ये हमारा चैप्टर नंबर 6 होगा बच्चों। तो वंशागति का आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। किसका? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चों, वंशागति का आणविक आधार। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो हम जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए, आरएनए है, इनकी खोज की बात करेंगे। किसने प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है? पहला आनुवांशिक पदार्थ क्या था? डीएनए के प्रकार की बात करेंगे बच्चों, आरएनए के प्रकार की बात करेंगे, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है और आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, यानी अनुलेखन, अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इन सब के बारे में बात करेंगे बच्चों। फिर अंत में हम इसी चैप्टर में बात करेंगे HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। ठीक है बच्चों, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे बच्चों। ठीक, इसके बाद जो अगला चैप्टर है बच्चों वो है हमारे पास विकास, एवोल्यूशन। इसमें हम बात करेंगे लेमार्क की, बात करेंगे डार्विन की, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी व्रीज की, है ना। लेमार्क ने जिराफ पर काम किया था, डार्विन ने फिंचों पर काम किया था। लेमार्क जो है उसने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था, ह्यूगो डी व्रीज ने कौन से पौधे पर प्रयोग किया, क्या इनकी विशेषताएँ थी, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई, है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, क्या है ब्रह्मांड, कितना बड़ा है, कितनी पुरानी हमारी पृथ्वी है, जीवन कब आया, पहली कोशिका कब आई। इस प्रकार हम इसको क्या करेंगे बच्चों, चैप्टर नंबर 6 में देखने वाले हैं। ठीक बच्चों, तो ये है हमारी यूनिट नंबर 7 जिसमें 3 चैप्टर हैं, 4th, 5th और 6th। वंशागति और विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार और विकास। अगली बच्चों हम लेते हैं यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर जो 8 है बच्चों, इसका नाम है हमारे पास मानव कल्याण में जीव विज्ञान। क्या है बच्चों? मानव कल्याण में बायोलॉजी, जीव विज्ञान। यानी कि हमें बायोलॉजी का यूज करना है, किसके लिए करना है बच्चों? मानव के कल्याण के लिए। किसके लिए बच्चों? मानव के कल्याण के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, मुख्यतः जो हमारा फोकस होगा वो किस पर होता है बच्चों? इसमें हमारा फोकस होता है मुख्यतः सूक्ष्म जीवों पर। किस पर होगा? सूक्ष्म जीवों पर। अब इसमें भी हमारे पास बच्चों कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में हमारे पास नई एनसीईआरटी जो है उसमें 2 चैप्टर शामिल हैं। चैप्टर नंबर है बच्चों एक 6 चैप्टर की बात कर ली थी बच्चों, तो हमारा ये चैप्टर नंबर हो जाएगा 7th और एक हो जाएगा इसमें 8th। 7th चैप्टर जो है वो है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य तथा रोग यानी कि ह्यूमन की जो हेल्थ है उसकी बात करेंगे, और जो विभिन्न प्रकार की डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, उनकी बात करेंगे। जीवाणु जनित रोग, वायरस जनित रोग, एड्स है, कैंसर है, विभिन्न प्रकार की ड्रग्स हैं, ड्रग्स 3 प्रकार की होती हैं, है ना। इन सब के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। मलेरिया क्या है, एड्स क्या है, कैंसर क्या है, उनका उपचार क्या है, किस प्रकार रोग फैलता है, किस प्रकार इनसे बचा जा सकता है, इस सब के बारे में इसमें हम बात करेंगे। अगला है बच्चों चैप्टर नंबर जो 8 है वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव यानी कि सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स का यूज किया जाता है बच्चों मानव के कल्याण के लिए। इसमें हम मुख्यतः 6 यूज पढ़ेंगे बच्चों, जो मैंने पहले से ही इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को 6 वीडियोज में पढ़ा रखा है, यूट्यूब पर डाल रखा है बच्चों, आप देख सकते हैं। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव बाह्यमल उपचार में करेंगे, घरेलू जो पदार्थ हैं उनके
भोजन बनाने में, विभिन्न प्रकार के जो एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ हैं उनको प्राप्त करने में, तो इन सारे बहुत सारे यूज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये थी हमारी यूनिट नंबर 8 जो है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। उसमें हम मानव स्वास्थ्य और रोग और मानव कल्याण में क्या करेंगे, सूक्ष्म जीव का बात करेंगे। इसके बाद है बच्चों हमारे पास ये 8 चैप्टर हो गए। यूनिट नंबर 9 है और इसमें बच्चों 2 चैप्टर हैं। यूनिट नंबर 9 का नाम है हमारे पास जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। और आज आप मुझे घर बैठ के देख पा रहे हैं, ये है टेक्नोलॉजी का कमाल, है ना। बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। ठीक, इसमें बच्चों 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 जो है बच्चों वो है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, इसके चैप्टर में हम बात करेंगे बच्चों कुछ सिद्धांत और किस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है वो पढ़ेंगे, यानी प्रक्रम, मेथड कैसे यूज करते हैं। और इसके बाद का जो चैप्टर है वो है बच्चों जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो बच्चों इस बायोटेक्नोलॉजी वाली जो यूनिट है, यूनिट नंबर 9 है, इसमें 2 ही चैप्टर हैं और दोनों बहुत इजी हैं बच्चों। एक जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी है और दूसरा क्या है बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी और उसके उपयोग। इसमें भी हम 3-4 मेनली यूज पढ़ेंगे, जैसे वीटी कॉटन क्या है, SCID रोग क्या है, किस प्रकार उसका निदान किया जाता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। जीन थेरेपी की बात करेंगे, इंसुलिन किस प्रकार बनाया जाता है कृत्रिम रूप से, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। बच्चों लास्ट जो यूनिट है वो है हमारे पास 10वीं यूनिट। ये 10 चैप्टर हो गए हैं बच्चों। यूनिट नंबर 10। अब यूनिट नंबर जो 10 है बच्चों उसका नाम है इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी, जिसे हम कहेंगे बच्चों इकोलॉजी। अब ये अगर हम देखा जाए बच्चों तो पूरी 12th की सबसे इजी यूनिट है इकोलॉजी। ठीक है, इसमें कितने चैप्टर हैं बच्चों, 3 चैप्टर हैं। इसमें कितने हैं, 3। इसमें चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 12 है और चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 10 का नाम है बच्चों जीव एवं समष्टियाँ। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर नंबर 11 है और यूनिट नंबर जो 10 है उसका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, जीव और समष्टियाँ। जीव क्या है, जीव निकेत किसे कहते हैं, समष्टि किसे कहते हैं, समष्टि के कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से गुण हैं, क्या प्रभाव पड़ता है समष्टि पर, जीव आएँ या जाएँ, है ना, इन सब के बारे में बात करेंगे। और इसी में बच्चों हम बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे परभक्षण, परभक्षिता, है ना, जो 2 समष्टियाँ हैं उनके बीच के जो आपस में जो पाए जाने वाले जो संबंध हैं उनके अध्ययन इसी में करेंगे। इसके बाद है बच्चों चैप्टर नंबर 14 जो है यानी कि ओल्ड NCERT के अनुसार जो है वो 14 है और नई NCERT यानी कि 12 है, वो है हमारा पारितंत्र, जिसे कहते हैं बच्चों हम इकोसिस्टम। क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, कौन कौन से घटक मिलकर इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम को कौन प्रभावित करता है ना, ऊर्जा जो है वो किस प्रकार से एक इकोसिस्टम में गति करती है, मूवमेंट शो करती है ना, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो, अपघटन वगैरह की हम इस चैप्टर में बच्चों बात करेंगे। अपघटन क्या है क्या नहीं है। इन दोनों चैप्टरों में जो पुरानी NCERT और नई NCERT उसमें थोड़ा सा अंतर है कि इसमें सिलेबस में कटौती की गई है। और लास्ट जो चैप्टर है बच्चों वो है चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसका बात करेंगे। क्या है जैव विविधता, कितने प्रकार की जैव विविधता होती है, 3 प्रकार की होती है, आगे हम बात करेंगे। जैव विविधता क्या है, कितने प्रकार की होती है, सारे उदाहरणों की बात करेंगे, प्रोवोल्फिया, सर्पेंटाइना, वोमिटोरिया। और उसका संरक्षण तो स्व स्थानीय संरक्षण है, वही स्थानीय संरक्षण है, किस प्रकार किया जाता है, क्यों ज़रूरत है, जैव विविधता किस प्रकार नष्ट हो रही है ना, इन सब के बारे में बच्चों इस चैप्टर में हम बात करेंगे। तो इस प्रकार बच्चों हमारे पास कितने चैप्टर हो गए, टोटल 13 चैप्टर हैं बच्चों। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि हमारे पास टोटल 13 चैप्टर हैं। यूनिट नंबर 6 पहली यूनिट है जिसमें हम जनन की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन है, मानव जनन है और मानव स्वास्थ्य है बच्चों।
अगली जो यूनिट है उसमें हम आनुवांशिकी और विकास की बात करेंगे। जो यूनिट है उसमें चैप्टर नंबर 4 आएगा वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। 5वां है वंशागति का आणविक आधार मॉलिक्यूलर बेसिस, और छठा है बच्चों विकास। इसके बाद अगले चैप्टर की हम बात करते हैं बच्चों। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ठीक है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि कुल मिला के इसमें मानव कल्याण की बात करनी है चैप्टर नंबर 7 और 8 में। इसी प्रकार बच्चों अगले चैप्टरों की बात करते हैं तो चैप्टर 9 और 10 को हम मिलाते हैं यूनिट नंबर 9 में, जो है जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। इसमें सिद्धांत और प्रक्रम की बात करेंगे, और दूसरा जो चैप्टर है उसमें उसके यूजेज की बात करेंगे, किस प्रकार कहाँ कहाँ उसका यूज किया जाता है। और जो लास्ट यूनिट होगी बच्चों वो होगी हमारे पास यूनिट नंबर 10 पारिस्थितिकी इकोलॉजी, जिसमें हम बात करेंगे जीव और समष्टियों की, है ना। समष्टि यानी कि जो है जीव और समष्टि क्या है, किसे कहते हैं, किस प्रकार एक दूसरे को संबंधित करते हैं, अंततः जो परस्पर क्रियाएं पाई जाती है उनकी बात करेंगे। पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम की बात करेंगे, पारितंत्र क्या है क्या नहीं है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और लास्ट जो चैप्टर है वो है बच्चों हमारे पास जैव विविधता और संरक्षण। बहुत ईजी चैप्टर है बच्चों, और ये देखा जाए तो सबसे ईजी जो यूनिट है वो है अपनी 12th बायोलॉजी की, सबसे सरल यूनिट, जिसमें कुछ ज्ञान लगाना है आपको, बाकी सब रट्टा ज्ञान है एक तरह से। तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम कल से यहाँ से हम चैप्टर नंबर जो हमारा 1 है बच्चों, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इस पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन को हम बच्चों कल स्टार्ट कर देंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर NCERT जो बुक है उसको पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद जो हमारी NCERT की किताब है उस किताब को मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा, ताकि आपको देखो 2 फायदे होंगे। 12th बोर्ड की तैयारी के लिए आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगा आपको, उसको अच्छी तरह मैं समझा दूंगा, ठीक है। जहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों शब्द याद करने हैं वो आपको मैं याद कराऊंगा, ठीक है बच्चों। और यदि आप 12th के बाद या 12th के साथ नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर पूरी किताब पढ़ाई जाएगी, ठीक है बच्चों। एक एक लाइन का आपको अर्थ समझाया जाएगा, मतलब समझाया जाएगा, ताकि आपकी NCERT पर जो है वो पकड़ मजबूत हो सके और नीट की एक स्ट्रॉन्ग तैयारी आप कर सको, ठीक है बच्चों। तो आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।